दुनिया का सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमय स्ट्रक्चर जो आज तक अर्थ को एक तूफान और समय की मार को झेल रही है। 147 मीटर ऊंची ये स्ट्रक्चर 4500 साल पुरानी है। ये स्ट्रक्चर 20th सेंचुरी तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रही है, जहाँ पे बुर्ज खलीफा का वेट सिर्फ 5 लाख टन है। इस पिरामिड का वेट है 6 मिलियन टन से भी ज्यादा। हर एक स्टोन, हर एक ब्लॉक का वेट है 2.5 से लेकर 80 टन तक, और ये सब कुछ बनाया गया था बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। इतना ही नहीं, उस जमाने के लोग पहिए का इस्तेमाल भी नहीं जानते थे, फिर भी स्ट्रक्चर बनाया गया और आज तक खड़ा है 4500 साल बाद भी। अब सवाल ये है, ये कैसे मुमकिन है? चलिए आज इस वीडियो में हम समझते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री को, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। दोस्तों, बात है 2560 BC की। इजिप्ट पे राज करते थे फरो कोफू। उनका पूरा नाम था खुनम कोफू, जिसका मतलब गॉड को मेरी रक्षा करना। फरो कोफू सेकंड मोनार्क ऑफ द इजिप्ट की 4th डायनेस्टी। उनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता। कुछ हिस्ट्रियंस कहते थे उन्होंने 23 साल राज किया, कुछ कहते थे 34 साल, और कुछ कहते थे उन्होंने 60 साल से भी ज़्यादा राज किया। लेकिन एक चीज़ पक्का है, उन्होंने अपनी मौत के बाद की तैयारी ऐसी करवाई कि दुनिया कभी भूल नहीं पाई। गीजा प्लेटू पर 3 पिरामिड बने। सबसे बड़ा पिरामिड ऑफ कोफू, जिसे हम द ग्रेट पिरामिड कहते हैं। दूसरा पिरामिड ऑफ खफरे, जो थोड़ा छोटा है। और तीसरा पिरामिड ऑफ मेनट, सबसे छोटा वाला। लेकिन सिर्फ ये 3 ही नहीं है दोस्तों, कहा जाता है इजिप्ट में छोटे बड़े टोटल 118 पिरामिड है, अलग अलग शेप्स के और अलग अलग साइज के। बहुत से वेदरिंग की वजह से खाक हो चुके हैं, लेकिन ये 3 सबसे अच्छे कंडीशन में है। अब सवाल ये है, आखिर एक पिरामिड बनाया क्यों गया था? दोस्तों, एंशिएंट इजिप्शियंस मानते थे कि मौत के बाद भी जिंदगी होती है। उनका बिलीफ था जब हम इंसान मरते हैं तो हमारा सोल जाता है अंडरवर्ल्ड में, जहां गॉड करते हैं हमारी जजमेंट। जो अच्छे होते हैं वो आफ्टर लाइफ के बाद अमर हो जाते हैं। इसलिए फरो अपने रेज में ही अपना टॉम बना लेते थे, ताकि जब वो मरे उनके साथ दफनाया जाए ढेर सारा खाना, सोना, चांदी, ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़े और वो सारी चीजें जो आफ्टर लाइफ में काम आएगी। मौत के बाद उनके बॉडी को मम्मी बनाया जाता और स्टोन के कफिन में बंद कर दिया जाता। सबूत क्या है? आप सोचेंगे हमें कैसे पता चला कि पिरामिड टॉम्स के लिए ही बनाया जाता था? इसके लिए 2 मेन कारण है। पहला, हमने कई दूसरे पिरामिड्स पर स्क्रिप्ट लिखे हुए खोजी है। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट और चिन्ह के माध्यम से समझाया है उनके रीति रिवाज। दूसरा, इजिप्ट और सूडान में जो भी हिस्टोरिकल पिरामिड्स हैं उनके मेजोरिटी टॉम्स के रूप में इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। जब आर्कियोलॉजिस्ट अंदर गए तो उन्हें 3 रेलिस और 1 खाली कॉफिन मिला। कॉफिन खोफू का माना जाता है, लेकिन जो खजाना उनके आसपास होना चाहिए शायद वो लूट लिया गया मॉडर्न डिस्कवरी से पहले ही, एंशिएंट पीरियड में। लेकिन ये सब दोस्तों पुरानी रिसर्च है। जनवरी 2026 में एक नया स्टडी आया है जो इस मिस्ट्री को और भी गहराई से समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। पहले समझते हैं कि आखिर इसे बनाया कैसे गया है। दोस्तों, ये है सबसे बड़ा सवाल, और ऑनेस्टली सबसे मिस्टीरियस पार्ट भी यही है। बेसिक फैक्ट्स पहले जानते हैं। करीब 20,000 से लेकर 30,000 वर्कर्स ने मिलकर इस पिरामिड को 20 साल में कंप्लीट किया है। रोज 10 घंटे काम होता था। हर एक 3 मिनट में एक स्टोन ब्लॉक प्लेस करना था। 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटर्स। इनका पत्थर काटने का तरीका बहुत ही यूनिक था। पहले पत्थरों में नेचुरल क्रैक्स ढूंढते थे, उन क्रैक्स में डालते थे वुडन वेजेस जो पहले पानी में भिगोए गए थे। जब वेज पानी एब्जॉर्ब कर लेता था तो एक्सपेंड करने लगता। एक्सपेंड होकर वेज पैटर्न को एग्जैक्टली डिजायर्ड शेप पे तोड़ देते थे। अब सवाल है, इतनी भारी पत्थर क्वारी से साइड तक कैसे लाई? नाइल नदी के किनारे क्वारी था। पत्थर को नदी तक लाते, फिर राफ्ट्स बना के उस पर चढ़ा के साइड तक ले जाते थे। रिसेंट एविडेंस ने कॉन्फर्म किया है कि एक लॉस्ट नाइल ट्रिब्यूटरी था जो गीजा प्लेटू तक जाता था। इस पैटर्न का यूज करके हैवी ग्रेनाइट असवान से और लाइमस्टोन टूरा से लाई गई, लेकिन साइड तक पहुंचने के बाद पत्थर को खींचकर प्लेस करना था। यहाँ आती है 2014 की रेवोल्यूशनरी स्टडी वेट सैंड मेथड। फिजिसिस्ट डैनियल बॉन और उनके टीम ने किया एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने देखा एक एंशिएंट पेंटिंग
टॉम ऑफ देजा हुतोहुतिब में मिली ये पेंटिंग जो 1900 BC की है। इस पेंटिंग में 170 लोग एक भारी स्टैचू को स्लेज पर खींच रहे हैं। पेंटिंग में एक आदमी स्टैचू के सामने पानी डाल रहा है। पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा ये कोई रिलीजियस रिचुअल है, लेकिन जब बॉन्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला ये कुछ और ही है। जब रेत में 2% से लेकर 5% पानी मिलाया जाए तो फ्रिक्शन कम हो जाती है, मतलब भारी पत्थर को गीली रेत में खींचना आसान हो जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से इजिप्शियंस रेत को गीला करके पत्थर खींचते थे। इजिप्शियंस ने एक इंटरनल सिस्टम बनाया था, काउंटरवेट और पुली लाइक मैकेनिज्म का। हैवी काउंटरवेट स्लाइड करते थे स्लॉप्ड इंटरनल पैसेज के अलोंग, जो जनरेट करते थे फोर्स, और ये फोर्स ब्लॉक्स को ऊपर लिफ्ट करता था। उनके एस्टिमेट के हिसाब से इस सिस्टम से वर्कर्स हर एक मिनट में हर एक ब्लॉक प्लेस कर सकते थे, और समटाइम्स और तेजी से भी। ग्रैंड गैलरी, जिसे आज तक सेरेमोनिकल कॉरिडोर माना जाता था, असल में एक इंटरनल कंस्ट्रक्शन रैम्प था। यहाँ मिले हैं स्क्रैचेस, वायर मार्क्स, पॉलिश्ड सरफेस। ये सारे एविडेंस बताते हैं कि यहाँ पे स्लेजेस मूव करते थे रिपीटेडली। ये मैकेनिकल स्ट्रेस है, ना कि फुट ट्रैफिक और रिचुअल यूज का। दोस्तों, आज 2026 में आके भी हमें पिरामिड के बारे में बहुत कुछ पता है और बहुत कुछ अभी भी नहीं पता। हमें जो कुछ पता है हम उसे धीरे धीरे समझ रहे हैं, लेकिन हमें जो नहीं पता हम उसे अभी भी मिस्ट्री समझते हैं और उसके ऊपर थ्योरी बना लेते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो पिरामिड के पीछे डीप एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान और टीम वर्क ही है। दोस्तों, पिरामिड के बारे में खूबसूरती ही यही है कि हमें आज भी सब कुछ नहीं पता, और दोस्तों शायद यही इसकी लेगेसी है जो हमें हमेशा इसके बारे में और जानने के लिए इंस्पायर करेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की।